समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में चुनावी रण के बिसात बिछ चुकी है। पिछले 28 सालों में यहाँ की चुनावी रेस में साइकिल ही सबसे आगे रही। साइकिल की रफ्तार इतनी तेज रही है कि बाकी बीएसपी जीत की दौड़ में जब भी शामिल हुई पिछड़ गई। कमल ने भी कई बार खिलने की कोशिश की, लेकिन जीत की सुगंध ज्यादा नहीं बिखेर सका। राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं हूं राहुल डवास और आप देखना शुरू कर चुके हैं 24 का अखाड़ा। उत्तर प्रदेश में हम मौजूद हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली की सत्ता के रास्ते तय होते हैं। उत्तर प्रदेश की परिवहन की बस से हम निकले हैं और एक ऐसे जिले में पहुंचे हैं, एक ऐसे संसदीय क्षेत्र में पहुंचे हैं जहां बीजेपी 1996 से कभी जीती नहीं और समाजवादी पार्टी 1996 के बाद से कभी हारी नहीं। जी हाँ, चौहान राजवंश ने जिस जगह की नींव रखी, जहाँ पर अंग्रेज़ों, मुगलों, मराठों से लेकर के नवाबों का शासन रहा, उस मैनपुरी में हम मौजूद हैं। मैनपुरी जिसे समाजवादी पार्टी का गढ़ बताया जाता है। यहाँ पे त्रिशंकु मुकाबला है, लेकिन डिम्पल यादव की जो सीधी टक्कर है वो ठाकुर जयवीर सिंह के साथ नज़र आ रही है। हालांकि बसपा के उम्मीदवार भी अपने मैदान को पुख्ता बता रहे हैं। यादव बहुल इलाका है, लेकिन शाक्य से लेकर के ठाकुर से लेकर दलित से लेकर के अलग अलग जातियां अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में खासी ताकत रखते हैं। चलिए शुरू करते हैं 24 का अखाड़ा मैनपुरी यानी सपा के गढ़ और उसमें कमल की टक्कर से। मैनपुरी में इस बार लड़ाई दिलचस्प है। बीजेपी ने इस बार जयवीर सिंह को उम्मीदवार बनाया है, तो वही समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव पर दांव लगाया है। बीएसपी ने शिव प्रसाद यादव को चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन इस बार पब्लिक की राय यहाँ बटी हुई है। महिलाओं का मानना है कि महंगाई की वजह से घर का बजट बिगड़ रहा है, रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा की हालत ठीक नहीं, लेकिन कानून व्यवस्था में काम हुआ है जिससे वो मोदी जी के साथ हैं। आपको क्या लगता है कितना कुछ बदला? बहुत कुछ बदला है पहले से। क्या चीजें चेंज लग रही है? हर चीज़ चेंज लग रही है। पहले से गुंडागर्दी और कानून और हर चीज़ सुविधा चल रही महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए। सुरक्षित समझ रहे हैं? हाँ, सुरक्षित है ये। अब बच्चे स्कूल जाते हो, चिंता की कोई नहीं, चिंता कुछ नहीं है। महंगाई वगैरह है क्या? महंगाई तो है। सब चीज़ महंगाई ना ले बात भैया, बच्चों को पढ़ाई ना बात। महंगाई बहुत ज्यादा है। हाँ, महंगाई बहुत ज्यादा है। हम तो किसान आदमी हैं भैया, हमारे तो कोई फसल है सुमद्दी भी कहते हैं। अब क्या करें? तो क्या लगता है कि योगी, मोदी या अखिलेश और राहुल गांधी? हमें तो मोदी ही चाहिए भैया। महंगाई के बावजूद मोदी? भैया जो का चोर। आप कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा, फिर मोदी क्यों? मोदी तो हो, महंगाई चाहिए हमें तो भैया, मोदी चाहिए। हम लोग तो मोदी दे रही है खाइबे को और कहा फ्री का राशन मिल रहा है, उससे फर्क पड़ रहा है? कछु ना फर्क पड़ रहा है, खुशी है, राशन मिल रहा है, खाते में पैसा आ रहे है, सुरक्षित है और कहा सब। सुरक्षा का भाव ज्यादा हुआ है क्या महिलाओं के लिहाज से, लड़कियों के? जी हाँ, पहले कैसी स्थिति थी, अब कैसी? पहले से अब बहुत अच्छी है। अब सही है, पहले धार लूट खून हो जाती, अब तो इतनी नहीं होती। कहूँ चले जाओ रात बिरात सब खून हो जाते, मारा काटी हुई जाते। 2019 के लोकसभा चुनावों की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के मुखिया रहे मुलायम सिंह यादव 5,24,926 वोट पाकर जीते थे, तो वहीं बीजेपी के प्रेम सिंह शाक्य 4,30,537 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे, जबकि कांग्रेस यहां और नीचे खिसक गई थी। इस बार युवाओं की राय यहाँ मिली जुली रही। युवाओं का कहना है कि कानून व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभी और काम होना बाकी है। भाई क्या स्थिति लगती है यहाँ पर युवाओं के लिहाज से? महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, कानून व्यवस्था कैसे चल रहा है? कानून व्यवस्था तो ठीक चल रही है, पहले से आराम है। पहले गुंडागर्दी ज़्यादा थी, लेकिन अब ज़्यादा नहीं। तो एज ए यूथ क्या सोच के कास्ट करेंगे? आपके पास क्या इश्यूज होंगे, मुद्दे होंगे? भाई वैसे तो कोई इश्यू नहीं है, बस ये है थोड़ा तैयारी करके, जैसे बेरोज़गार घूम रहे हैं तो जॉब मिलेगी तो ज़्यादा और अच्छा रहेगा। आने वाली सरकार के लिए बस यही राय है मेरे लिए। रोजगार नहीं मिला। 2017 का बैच के बीटी से किए हुआ हूँ, अभी तक कोई भर्ती नहीं आई। टेट सीटेट सब क्लियर है, लगभग 4-5 साल हो गया। भाई एजुकेशन के लिहाज से कुछ चेंज हुआ है? एजुकेशन के लिहाज से कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, काफ़ी प्रॉब्लम है। बाकियों का तो ठीक है, काफ़ी अच्छा है विकास के मामले में, पर एजुकेशन मामले में सरकार फेल है। और डेवलपमेंट, रोजगार को लेकर के, एम्प्लॉयमेंट को रोजगार में भी इतना अच्छा नहीं है, फेल है। कोई भी वैकेंसी पूरी क्लियर नहीं हुई है कभी भी। जल्दी में जो भी वैकेंसी आई है, कोई भी पूरी वैकेंसी कंफर्म नहीं हुई है। और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन? लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, अब रात में आप निकल सकते हैं 8 बजे 12 बजे, कोई समस्या नहीं है।
रात में 12 बजे आप जा भी रहे हैं, आपको पुलिस मिल रही है हर जगह, तो वो समस्या नहीं है। एज ए यूथ क्या सोच के वोट कास्ट करेंगे? एम्प्लॉयमेंट की स्थिति क्या है, एजुकेशन की, हेल्थ की, लॉ एंड ऑर्डर? हर चीज़ की स्थिति बेकार है, कोई चीज़ की स्थिति अच्छी नहीं है। तो क्या लगता है इस बार परिवर्तन होगा या मोदी सरकार, योगी, अखिलेश यादव, राहुल? परिवर्तन तो होना चाहिए, अब क्या कह सकते हैं हम, परिवर्तन होना चाहिए। कैसी स्थिति है? कुछ डेवलपमेंट वगैरह हुआ, कुछ बदला मैनपुरी? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ सर, जैसा पहला था वैसे का वैसा ही है। वैसे के वैसे ही है, सेम। तो एज ए यूथ जब वोट कास्ट करेंगे तो मैनपुरी की डेवलपमेंट किस तरफ देखते हैं आप? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, कौन सी आइडियोलॉजी है जिससे फ़र्क पड़ता है? अब मैनपुरी में देखा जाएगा तो सरकार बनती है, उसके बाद देखेंगे किसका क्या होता। अभी तो सरकारें बनती हैं, सबका सब सपा का ये गढ़ रहा, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव। हाँ गढ़ तो है, लेकिन जो है अब सरकार आएगी उसके बाद देखते हैं क्या होता है। गढ़ जो है किसी का नहीं है, कोई भी जो भी अच्छा काम करेगा पब्लिक उसको देगी वोट। किस गढ़ है, आज तक कभी मिलने नहीं आए, ना कभी दिखते हैं, गढ़ है खाली। तो सफाई में जाते हैं, मैनपुरी नहीं आते हैं? कहीं नहीं आते हैं। जो इस टाइम जो विधायक जी है वो भी कभी सड़कों पे नहीं दिखाई दिए, जयवीर सिंह भी गायब रहते हैं। कभी नहीं दिखाई दिए जब से विधायक बने। अब दिख रहे हैं इलेक्शन में फिर गायब। मैनपुरी में बीजेपी सनातन के सहारे चुनावी वैतरणी को पार लगाने की कोशिश कर रही है, तो वही समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार और पूर्व सीएम अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव सनातन के नाम पर बीजेपी पर वोट बैंक पॉलिटिक्स का आरोप लगा रही है। नहीं, सनातन तो देखिए, क्योंकि सनातन धर्म तो हमारे देश का मूल तत्व है ही, और सनातन धर्म का सही तरीके से देखिए, क्योंकि सनातन धर्म वाले जो होते हैं उनकी भाषा शैली ऐसी नहीं होती है, और वो सबको समाहित कर लेते हैं और सबको बराबरी से देखते हैं और सब में ईश्वर को ही देखते हैं। एक तरह सनातन धर्म का यही रियल मीनिंग है। जो ये लोग जो बड़गड़ाने वाली बात करते हैं, सनातन धर्म का मतलब ये नहीं होता है। निश्चित रूप से यहाँ के लोग आज ही जा चुके हैं सपा की गुंडई से। यहाँ के लोग परेशान रहे 12 से 17 के बीच में, लेकिन अब तक कोई विकल्प इन्हें मजबूत नहीं मिल रहा था। बेईमानी से, दबंगई से समाजवादी पार्टी के लोग अपने तरीके से यहाँ ईवीएम पे कब्जा करके लोगों को डरा धमका करके मतदान करते रहे, और उसी का परिणाम हुआ कि एक किला अपना कहते रहे और अब तक कब्जा किए हुए हैं। कई परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ सैफई बन गई है, तो जो यादव था, जो डंपिंग संपिंग करता था, जो गुंडई करता था, आज भी इनसे दूर हट गया है। आज वो इनका साथ देने को तैयार नहीं है कि लठ खाएँ हम, गुंडई हम करें आपके लिए, और लठ भी खाएं और प्रशासन के भी लठ खाएं, ये नहीं करेंगे। अब परिवार अपना जाने, परिवार का काम जाने। 2022 में मुलायम सिंह के निधन के बाद मिली बम्पर जीत का रिकॉर्ड कायम रखने को सपा ने अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव पर दूसरी बार दांव लगाया है। इससे पहले वो उपचुनाव में सांसद बनी थी। सियासी विरासत को बनाए रखने के लिए वो जमकर पसीना भी बहा रही हैं। चुनावी अखाड़े में वो बीजेपी को जमकर घेर रही हैं। कहीं ना कहीं क्योंकि युवा ज़्यादातर पसंद करते हैं कि वो जवान बने, अपने देश के लिए वो काम करें और अपने देश के लिए कुर्बानी दे। तो मैं समझती हूँ जो जज्बा होता है युवाओं में, तो इस जो जज्बे को भी कहीं ना कहीं इन्होंने ठेस पहुँचाने का काम किया है। जहाँ आप ऐसी योजना लेके आए हो जहाँ पे आप 4 साल में युवाओं को वापस घर भेज दोगे। मैं समझती हूँ यूसीसी ही हल है हर बात का। अगर युवाओं को रोज़गार मिल जाएगा, अगर हमारे युवाओं को 2 करोड़ रोज़गार मिल जाएगा यूसीसी लागू करने से, तो आप लागू करिए। अगर आप महंगाई कम कर सकते हैं यूसीसी लागू करने से, तो आप करिए। इसी तरह अगर आप महिलाओं को सुरक्षा दे सकते हैं यूसीसी लागू करने से, तो आप करिए। विपक्ष बीजेपी पर बेरोजगारी को लेकर सवाल उठा रहा है, लेकिन यहाँ के व्यापारी बीजेपी की नीतियों से खुश नजर आ रहे हैं। अच्छा, 101 तरह के अचार तो है आपके पास, लेकिन 101 तरह के वादे भी आते हैं, सपा के और बसपा के, बीजेपी के। किसके वादों पे व्यापारी को ज़्यादा विश्वास है? अब व्यापारी क्या, व्यापारी तो कोई भी पार्टी हो, लेकिन व्यापार तो अपना व्यापार करना है। ये है कि अब जो भी चल रहा है यहाँ पर वो चल रहा है। सबसे थर्ड क्लास का जिला है, यहाँ पर कोई तरक्की नहीं हुई है, ना कोई रेलवे लाइन है अभी इतनी, जो कि यहाँ पर रेलवे लाइन हो, व्यापार और ज़्यादा बढ़े। धंधा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा, गल्ला कम। हाँ, यहाँ अंधा नहीं है, धंधा ऐसा नहीं है कि जो कि सप्लाई ज़्यादा हो, यहाँ पे उद्योग लगा हो इतना कि यहाँ पर सप्लाई हो, ये नहीं है अभी एकदम। व्यापार में परिवर्तन नहीं है, यहाँ पे वही व्यवस्था जो इन्होंने बताई वही गड़बड़ चल रही है। सब योगी जी कहते हैं कानून व्यवस्था मैंने अच्छी कर दी, उससे व्यापारियों को फायदा हुआ है। सत्ता परिवर्तन होता रहता है, व्यवस्था परिवर्तन नहीं होता है। आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं।
जो क्षेत्र है जो नेताजी का कहना, लेकिन नेताजी के जाने के बाद पार्टी में इतनी फूट पड़ी हुई है कि नेता इधर से उधर खिंचा पड़ा है। आज ही मान लीजिए एक नेता जो है काफ़ी अच्छे नेता थे जो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और रही बात ये है कि टक्कर की लड़ाई यहाँ पे दोनों टक्कर की कभी हुआ करता था कि यहाँ से जो है किसी को भी खड़ा कर दो तो वो जीत जाएगा। व्यापारियों का फायदा किसमें? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से देखा जाए तो व्यापारियों को फायदा बहुत है। कानून व्यवस्था बेहतर है। ये तो पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कानून व्यवस्था के बारे में। रात को 11 बजे 12 बजे आप कहीं भी कितना भी पैसा लेके चले जाओ या आप जो दुकानदारी कर रहे हो वो लेके चले जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बहुत कम बदलाव हुआ है और जो एजुकेशन में और मेडिकल फैसिलिटी में बहुत और ज़्यादा चाहिए। ट्रैफिक अभी 2 साल से ज़्यादा है मैनपुरी में, और सड़कें तो ठीक हैं लेकिन ट्रैफिक की समस्या है। एजुकेशन के लिहाज से क्या स्थिति है सर? एजुकेशन के लिहाज से 2004 में जब हमने इंटर किया था तब मैनपुरी की स्थिति ये थी कि यहाँ पे इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम का, पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम का, बीएड के एग्ज़ाम का सेंटर भी नहीं होता था। माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के प्रयासों से स्थिति बेहतर तो हुई, ठीक है, शिक्षा आगे बढ़ी, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हुआ कहीं ना कहीं। योगी जी के कार्यकाल में ये फ़ायदा मिला कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, उनका नैरेटिव सही है, लेकिन मैनपुरी का कोई भी औद्योगिक विकास नहीं है। हमारे शहर में बच्चों के 1 या 2 डॉक्टर हैं जो शाम 4 बजे के बाद कोई मरीज़ देखते ही नहीं हैं। जो मेडिकल कॉलेज बनना था वो भी राजनीति का शिकार हो गया, उसको भी नहीं बनने दिया गया। रोजगार मिल रहा है क्या भाई? रोज़गार तो ऐसे ही रखें आप, बस बेहतर है कि रोज़गार के बारे में ना पूछे। रोज़गार क्या है आजकल के बारे में पूछिए, बता दो हालात कैसे है? हालात कैसे बद से बदतर हो रहे हैं। धीमे धीमे आर्थिक व्यवस्थाएं खराब हो रही हैं, लोग अपनी परेशानी नहीं दिखा पा रहे हैं, लोगों को परेशानियां, काम करने में भी दिक्कत है। सर सपा की बात करें तो थोड़ा बहुत बेहतर था, अब जो है और बेहतर है। शिक्षा व्यवस्था कुछ ज़्यादा खराब है बस। शिक्षा व्यवस्था खराब। आप व्यापारी हैं, व्यापार की स्थिति कैसी? नहीं, ठीक है, व्यापार अच्छा चल रहा है। कोई जीएसटी, नोटबंदी ऐसी समस्याएं थी वो अब दूर हो गई। नहीं, तो अगर आप चोरी करेंगे तो पकड़े जाएंगे और चोरी नहीं करेंगे तो स्वतंत्र रहेंगे आप। राष्ट्र हित के लिए अगर नोटबंदी करनी पड़ रही है तो इसमें बुराई क्या है? आप 2-4 नोट बंद होने से परेशान हो रहे हैं, उनके घर का आकलन कैसे करेंगे जिनके बाप, बच्चे और उनके भी बच्चे फौज में शहीद हो गए? अगर वो अपनी परेशानी से ऐसे ही हाथ पीछे खींचेंगे तो फिर मट्टी भेंट हो जाएगी पूरे देश की। बैंक भी तो अपने मतलब मेंटेनेंस चार्ज काटती है कि नहीं काटती है? अगर उन्होंने जीएसटी ला कर खड़ा कर दिया है तो 5% तो जमा करना ही पड़ेगा। आप 20% का धंधा करोगे, 5% भी नहीं जमा करोगे, वो तो हमारे देश के हित में जा रहा है। तो व्यापारियों के लिहाज से चीज़ें बेहतर हुई? नहीं, जीएसटी हमें अच्छा लगा, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारा जीएसटी पे ही व्यापार है पूरा। मैनपुरी लोकसभा में 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 2 सीटों पर बीजेपी, 3 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। जातीय समीकरण की बात करें तो मैनपुरी यादव बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ करीब 5 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। 3 लाख शाक्य मतदाता, 2 से 2.5 लाख मुस्लिम और करीब इतने ही ब्राह्मण और ठाकुर मतदाता हैं, जो चुनावी हवा का रुख मोड़ सकते हैं। मैनपुरी में जब किसानों से उनका रुख जानने की कोशिश की गई तो वो केंद्र की नीतियों से खुश नजर नहीं आए। अच्छा, किसानों के कैसे हालात है? कुछ विकास वगैरह हो रहा है? हालात बहुत ही खराब है। बहुत ही खराब है। किसान की समस्या है इस समय पर सबसे ज़्यादा, बिजली की समस्या है, महंगाई में कीटनाशक है, खाद की समस्या है, मतलब सभी समस्या है, महंगाई है। पशुपालन की स्थिति कैसी है? बहुत महंगा बाजार चल रहा, जो 50 का माल था वो 70 मिल रहा, और महंगाई इतनी है कोई नहीं खरीद पा रहा। और दिल्ली बम्बई में तो बहुत महंगा दूध बिक रहा है और यहाँ तो बिल्कुल सस्ता है, बिल्कुल डेयरी वाले बिल्कुल सस्ता है। 30 रुपया 32 रुपया फैट आ रही है, बिल्कुल डेयरियाँ खत्म है। किस पार्टी से उम्मीद है? अब चुनाव आने वाले, मतदाता भी आप ही लोग हैं। गठबंधन गठबंधन से उम्मीद है? गठबंधन लगता है परिवर्तन आएगा? आएगा क्यों नहीं? आएगा, जरूर आएगा। किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? आएगा पर बताना। अखिलेश यादव तो प्रधानमंत्री बन ही नहीं रहे। और बनेंगे लगता है गठबंधन जिसे चेहरा बनाएगा। हमें अपने पार्टी, हमें राहुल गांधी से कुछ उम्मीद है? राहुल गांधी से क्या, अब तो अखिलेश जी आएंगे, बस उन्हीं से ही उम्मीद है। कुछ काम वाम हुआ, विकास हुआ 5-10 साल में? कुछ विकास नहीं हुआ। बताओ कि भाई मोदी अगर हम फ्री में राशन दे रहे, फ्री में बाजरा मिल रहा तो गर्मी में गाँव आदमी गिर रहे। बाजरा के टाइम पे दिया जाए, वो नहीं दिया जा रहा। भाई बाजरा मिल रहा, बाजरा के टाइम सर्दियों में बाजरा मिलता, गर्मियों में बाजरा मिल रहा, उसका क्या होगा? उसका गेहूं चावल नहीं मिल रहा। गेहूं चावल कट गए, बाजरा आ गया। हमारा अनाज 20 रुपए किलो जा रहा है, लागत दुगनी हो गई है, तो कहाँ से हमें फायदा मिलेगा? मोदी जी करें, हमने क्या नाम, आमदनी दोगुनी कर दी है, लागत दोगुनी हो गई है। अच्छा, कानून व्यवस्था वगैरह से कुछ फायदा हुआ है? ऐसी की ऐसी है? फायदा सब कुछ नहीं हुआ है, फायदा नहीं हुआ है, घाटा और हो गया है। नौकरी वोकरी मिल रही है? नौकरी है ही नहीं,
नौकरी है ही नहीं सरकार में, इतने सर पर लीक होने लगातार नहीं। बताइए कभी इस सरकार ने रोजगार के लिए कुछ कहा है? नहीं कहा ना। 10 साल में कभी तक रोजगार दिया? कभी नहीं दिया ना। जो भी पेपर हो रहा है वो लीक हो रहा है। सिर्फ राशन से काम नहीं चलेगा। इस बार मुद्दा है रोजगार, महंगाई, परिवर्तन होगा इस बार। बीजेपी चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है। इस दौरान वो समाजवादियों पर हमला करने से नहीं चूकती। हाल ही में मैनपुरी में हुई रैली के दौरान अमित शाह ने राम मंदिर को लेकर एसपी को आड़े हाथों लिया। भाई और बहनों, आने वाला जो चुनाव है ये देश के युवा, महिला, किसान और गरीब को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव है। और मैं आज मैनपुरी में आया हूं, उत्तर प्रदेश की भूमि पर आया हूं। मैं आपको स्पष्टता से बताकर जाता हूं, ये चुनाव राम भक्तों पर गोली चलाने वाले और राम मंदिर बनाने वालों के बीच का चुनाव है। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। एक बार फिर लड़ाई में समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। इस चुनाव में बहुत कुछ दांव पर लगा है। मैनपुरी का चुनाव सिर्फ डिंपल यादव की जीत हार नहीं, बल्कि ये तय करेगा कि क्या वाकई नेताजी की सीट और सियासत की विरासत को अखिलेश यादव संभाल लेंगे।